हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। अब आज नया में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड की क्लास 10th के लिटरेचर बुक इंग्लिश की, जिसमें हम लोग सबसे पहले पोएट्री सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। और पोएट्री सेक्शन में सबसे पहले देखने वाले हम लोग चैप्टर 5 को, जिसका नाम है द एम्प्टी हार्ट। द एम्प्टी हार्ट का मतलब होता है खाली दिल। इसके कंपोजर हैं, क्या लिखा हुआ है, पेरस्यामी थूरन। ये इंडियन राइटर है, साउथ इंडिया के राइटर है, तमिलनाडु के राइटर हैं पेरस्यामी थूरन। ठीक है, तो आप समझे ना कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पोएट्री सेक्शन को। चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 5 है जिसका नाम है द एम्प्टी हार्ट, खाली दिल, पेरस्यामी थूरन। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर। तो आइए, जो हम लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उसको सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, लिखा हुआ पेरस्यामी थूरन 1908 1987 1908 और 87, मतलब इनका जो जन्म हुआ था 1908 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1987 में हुई थी। डिस्टिंग्विश्ड तमिल राइटर, एक प्रसिद्ध तमिल राइटर थे। फर्स्ट मेड हिज नेम एज अ राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने पहली बार अपना नाम बनाया शॉर्ट स्टोरी, लघु कथाएं लिखकर और कविताएं लिखकर इन्होंने शुरुआत में अपना नाम बनाया। However, he is best remembered today as the editor of the poems 10 volume General Encyclopedia in Tamil। ये कहना चाह रहा है कि इनको अच्छे तरीके से रिमेंबर किया जाता है, याद किया जाता है, किसके लिए, 10 वॉल्यूम जनरल इंसाइक्लोपीडिया के लिए, ठीक है, जो इन्होंने तमिल में लिखा था। कहने का मतलब क्या, इंसाइक्लोपीडिया का मतलब एक प्रकार का विश्वकोश होता है जिसमें किसी विशेष टॉपिक पे या फिर कई सारे टॉपिक पे एक विस्तृत नॉलेज दी हुई होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं। नेक्स्ट है जिसका नाम क्या था इंसाइक्लोपीडिया का, कलई कंझन जियाम नाम था, तमिल नेम है, ठीक है ना। आगे देखो, लेटर ही ऑल्सो कंपाइल्ड एंड एडिटेड इंसाइक्लोपीडिया इन तमिल फॉर चिल्ड्रेन। बाद में इन्होंने बच्चों के लिए एक इंसाइक्लोपीडिया लिखा, इंसाइक्लोपीडिया का इन्होंने कंपाइल किया, ठीक है ना, तमिल में। आगे देखो, अब मास्टर ऑफ स्टाइल, मतलब ये रचना करने का बहुत ही, मतलब इनको मास्टर कहा जाता है लिखने का, ठीक है ना, मतलब लेखनी का इनको मास्टर कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है कि थूरन हैंडल सक्सेसफुली द प्रोज पोएम एंड द सोनेट फॉर्म्स। मतलब इसका क्या हुआ कि जो पेरस्यामी थूरन है, इन्होंने प्रोज पोएम सब सोनेट पे बहुत अच्छी तरीक़ा से पकड़ बनाया और इन्होंने उसको हैंडल किया। मतलब कहानी, ऐसे वगैरह लिखे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, पोएट्री लिखा इन्होंने, और सोनेट मतलब होता है 14 लाइन की जो कविता होती हैं, इसको भी अच्छे तरीके से इन्होंने क्या किया, हैंडल किया। ठीक है, बात आ रही है समझ में, आप कहोगे आ रही है। देखिए नेक्स्ट देखोगे आप, चलिए आगे लिखी हुई हैं इनकी कुछ रचनाएं हैं जो फेमस इनकी रचनाएं हैं जो तमिल में हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ई लैंड टेमिजा एंड थूरन कवि थाइका, ये आपका इनकी पोएम है, ठीक है, जो तमिल में है, तो आप इसे देख लोगे, ठीक है। देखो आगे लिखा हुआ है कि अमॉन्ग द मेनी अवार्ड्स, ठीक है, डेट केम टू हिम वर द पद्मा भूषण एंड कलम मानी, ठीक है, मानी है, ठीक है, कलमा मानी है, ठीक है ना, तमिल में है। देखिए मतलब इनको भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण दिया गया, ठीक है ना, और तमिलनाडु सरकार की तरफ से इनको क्या दिया गया, ये वाली अवार्ड दी गई, ठीक है। अब आइए, अब जो हम लोग को पढ़ना है, किसके बारे में चैप्टर पढ़नी है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये लिखा हुआ है, आप देखोगे गौर से तो, कि द पोएम कुराई कुदम, ये देखो जो द एम्प्टी हार्ट है, इसका ये तमिल नेम है ना, कुराई कुदम द एम्प्टी हार्ट हाईलाइट्स अ ग्रेट ह्यूमन वीकनेस। मतलब जो चैप्टर है द एम्प्टी हार्ट ना, ये फोकस करता है, हाईलाइट करता है एक मानव की बहुत बड़ी गलती के ऊपर हाईलाइट करता है, ठीक है ना, जो बहुत बड़ी कमजोरी के ऊपर हाईलाइट करता है। मैंस इनसेटिएबल ग्रीड विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हिम। इसमें बताया गया है कि आदमी की ऐसी लालच, ठीक है, जो कभी उसकी पूरी नहीं होती है, कभी पूरा नहीं हो सकता, और अंततः जो है उसी आदमी को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। मतलब इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो एक इंसान के बारे में जो अमीर तो है लेकिन बहुत लालची है, वो अपने लालच को इतना ज़्यादा
बढ़ा देता है कि अंततः उसी लालच में फंस के उसकी मौत हो जाती है और उसकी इच्छाएं भी पूरी नहीं होती हैं। मतलब ये चैप्टर जो है हम लोग को सिखाना चाहता है कि एक मनुष्य में ना मतलब एक लिमिट तक इच्छाएं होनी चाहिए। यदि अपनी इच्छाओं को आप बढ़ाते चले जाओगे तो उसी इच्छाओं में उलझ के आप रह जाओगे, आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग अब देखने वाले हैं चैप्टर को, ठीक है ना। आइए देखिए, चलो इधर से आप देख लो। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पोएट्री को, ठीक है। लिखा हुआ है कि द मैन वाज रिच बट नॉट कंटेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आदमी जो था अमीर था लेकिन संतुष्ट नहीं था। अब थोड़ा सा बट के बारे में समझोगे। जो बट है ना, ये बात करता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब क्या होता है, ये सेंटेंस कंजंक्शन का काम कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है कि एक तरफ पॉजिटिव बात करता है और दूसरी तरफ नेगेटिव बात करता है। देखो आप, ये लिखा हुआ कि द मैन वाज रिच, ठीक है, मैन वाज रिच, आदमी जो था वो अमीर था, लेकिन कैसा था, लेकिन संतुष्ट नहीं था, ठीक है, संतुष्ट नहीं था। तो कहने का मतलब क्या है, इसी को तो कॉन्ट्राडिक्शन बोलते हैं कि एक तरफ पॉजिटिव बात करेगा और दूसरी तरफ लेकिन लगा के नेगेटिव बात कर देगा। तो लिखा हुआ है कि द मैन वाज रिच, आदमी अमीर था लेकिन संतुष्ट नहीं था, ठीक है। मतलब अमीर था, उसकी जिंदगी अच्छी से कट सकती थी, उसे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन फिर भी उसके अंदर संतुष्टि नहीं थी, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है मॉर्निंग नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश एल्डिंग ट्री एंड फ्रेड। मतलब सुबह में, दोपहर में और रात में वो जाता था इच्छा पूरा करने वाली पेड़ के पास और उससे क्या करता था, प्रार्थना करता था। जैसे मनुष्य क्या करता है, जब उसका समय अच्छा नहीं चल रहा होता है तो वो भगवान को अपना दुख सुनाने के लिए जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, अपनी इच्छाएं बताता है, ठीक है। उसी प्रकार से आदमी बहुत बेचैन था और ये सुबह, दोपहर और रात को इस पेड़ के पास जाता था। कैसा पेड़ था, जिसकी विशेषता थी कि ये मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करता था। कोई भी इसके पास जाता था, इस पेड़ के पास, और अपनी इच्छाएं बताता था तो उसकी इच्छाएं पूरी होती थी। मतलब एक तरह से जैसे हम लोग मंदिर में जाते हैं, उसी प्रकार से पेड़ में ना एक मतलब कि इसके अनुसार उसमें भगवान थे, गॉड थे, जो मनुष्य की इच्छाओं को पूरा करते थे। तो आदमी सुबह, दोपहर, रात में उस पेड़ के पास जाता था और पेड़ से प्रार्थना करता था। क्या प्रार्थना करता था, देखिए वो पेड़ का नाम क्या था, कल्प का नाम था। मतलब कल्प ट्री था, कल्प वृक्ष था, ठीक है ना। कल्प जो वृक्ष होती हैं उसको एक तरीका से बहुत पवित्र माना जाता है और माना जाता है कि उसमें भगवान की वास होती है। तो चलिए, उस पेड़ का नाम था कल्प, नाम था कल्प वृक्ष। तो देखिए क्या कहता था वो आदमी, क्या कहता था, कैसे प्रार्थना करता था, ओ कल्प का आई सीक योर एड, ठीक है। ये पेड़ को कह रहा है कि ओ कल्प का आई सीक योर एड। मतलब क्या हुआ कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ओ कल्प का, हे कल्प का, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और मदद के रूप में क्या चाहिए, मदद के रूप में ऑल आई वांट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड। मतलब मदद के रूप में तुम मुझे क्या दो, मदद के रूप में तुम मुझे एक पॉट दो, एक घड़ा दो जो कि गोल्ड के हो, सोने की हो, ठीक है ना। उसकी यही इच्छा थी। अब यही इच्छा जो है पेड़ के सामने रखता है कि वो कल्पका आई सिक योर एड, ऑल आई वांट इज अ पॉट ऑफ गोल्ड। मुझे एक सोने की पॉट चाहिए, मुझे सोने की पॉट चाहिए, मतलब घड़ा चाहिए। देखो, हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड सेवन फोल्ड। अब देखो उसकी इच्छाएं क्या थी कि उसे एक घड़ा चाहिए सोने की, लेकिन जब उसकी प्रेयर को एक्सेप्ट किया गया, ग्रांट किया गया पेड़ के द्वारा, उस पेड़ के द्वारा, कल्पका पेड़ के द्वारा, तो हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड सेवन फोल्ड। तो उसको 7 गुना दी गई चीजें, मतलब 7 को घड़ा दिया गया। देखो लिखा हुआ है कि हिज प्रेयर वाज ग्रांटेड सेवन फोल्ड, फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वाज गिवन ग्लिस्टरिंग गोल्ड एंड पिक्चर 7। मतलब 7 को उसको क्या दिया गया, पिक्चर दिया गया, घड़ा दिया गया सोने की, ठीक है ना। अब देखो आगे क्लियर कर देगा, आप पेशेंस बनाए रखोगे, हम समझा लेंगे। देखिए लिखा हुआ है कि एकदम चमकती हुई क्या दिया गया, सोने के उसके पिक्चर्स दिए गए, घड़े दिए गए, वो भी 7 गो दिए गए। उसकी इच्छा एक की थी लेकिन उसे 7 गो दी गई घड़ा, ठीक है ना। देखो 7 सिल्वर पिक्चर्स। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जो घड़े थे ना वो सब के सब चांदी के थे, सिल्वर के थे, लेकिन पिक्चर्स वर नाउ विद इन विथ हिम ईच विथ गोल्ड कॉइन्स फिल टू द ब्रिम। मतलब क्या कि सोने जो थे वो चांदी के बने हुए थे, सिल्वर के थे, लेकिन उसके अंदर जो कॉइन्स थे, सिक्के थे ना, वो सब के सब सोने के सिक्के थे और पूरे नख तक भरे हुए थे, पूरे ऊपर तक भरे हुए थे सिक्के,
ठीक है ना, मतलब घड़े भरे हुए थे क्या चीज से, सिक्के से। अब फिर से आप पॉइंट को समझोगे। देखो वो आदमी की इच्छाएं थी, पेड़ के पास जाता था, वो कहता था कि मुझे एक घड़ा दो सोने की। जब उसकी प्रार्थना को एक्सेप्ट किया गया, उस पेड़ के द्वारा ग्रांट किया गया, तो उसको 7 वो घड़ा दी गई। और 7 वो जो घड़ा था वो चांदी के बना हुआ था, लेकिन उसके अंदर सिक्का था, कॉइन्स थे, वो सब सोने के थे। ठीक है ना, और जो घड़ा था एकदम ऊपर तक भरा हुआ था सोने के सिक्के से। आप समझ गए होंगे। चलिए, तो लिखा हुआ है कि ईच विथ गोल्ड कॉइन्स फिल टू द ब्रीम। ब्रीम मतलब वही होता है एकदम, जो घड़ा था उसके एकदम मुख तक भरे हुए थे। ठीक है ना, एकदम यहाँ तक घड़े घड़े भरे हुए थे, क्या चीज से, गोल्ड के कॉइन से, सिक्के से। कॉइन्स मतलब सिक्का होता है। चलो देखो, पीछे से मतलब घड़े होते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है बट द ट्री अनकाइंड टुक इनटू इट्स माइंड। लेकिन जो पेड़ था ना, ठीक है, वो पेड़ था, इसके माइंड को अजमाना चाहा। जैसे हम लोग देखते थे पहले, रामायण महाभारत देखते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि कोई साधु संत या भगवान जो होते हैं वो आदमी को परीक्षा लेते हैं, उसके माइंड को अजमाते हैं कि आदमी जो है कितना चीज़ों को बर्दाश्त कर सकता है, या फिर कहाँ तक अपनी परीक्षा में पास हो सकता है। उसी प्रकार से जो पेड़ था ना, ये पेड़ इसके माइंड को अजमाना चाहा। जो कल्प वृक्ष था, उसमें जो देवता थे, उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि चलो इस आदमी को हम लोग थोड़ा सा परीक्षा लेते हैं, अजमाते हैं कि ये किस हद तक जा सकता है। ठीक है ना, ये कहाँ तक हमारी परीक्षा में पास हो सकता है। तो उस आदमी को अजमाने के लिए वो पेड़ ने क्या किया जी, इस आदमी को टू ऐड एन 8th हाफ फुल पॉट। देखो, इसको 7 गो घड़े मिले थे, उस जो 7 घड़े थे वो सोने के सिक्के से भरे हुए थे, पूरी तरीका से भरे हुए थे। लेकिन इसको एक्स्ट्रा में एक 8वां घड़ा दिया गया। ठीक है, 8वां घड़ा था, ये भी चांदी का था, इसमें भी सोने के सिक्के थे। लेकिन क्या था जी, इसमें की विशेषता थी क्या, कि ये बस आधा भरा हुआ था, आधा खाली था। अब बात को समझिएगा। देखिए, पेड़ ने इसके माइंड को अजमाना चाहा, इस आदमी को परीक्षा लेना चाहा, इसलिए इसको एक्स्ट्रा में 8वां घड़ा दिया। और 8वां घड़ा जो था आधा भरा हुआ था सोने के सिक्के से। व्हाट माय पॉइंट। चलो देखो, आप कहोगे हमें समझ में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, अब क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि टू फील दिस क्विक वाज ही थॉट। अब देखो, आदमी सब घड़े को घर पे ले गया, कोई भी ले जाएगा, घर पे ले गया। अब वो जो आदमी, देखो अब देख, आप थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाइएगा, इतना आदमी लालची कैसे हो सकता है कि जब वो घर गया तो उसके पास इतने संपत्ति प्रॉपर्टी पैसे हो गए थे, जो उस पेड़ के माध्यम से जो घड़े मिले थे उससे, कि बैठ के भी पूरे फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ ऐश मौज करके जिंदगी काट सकता था। लेकिन ये जो आदमी था इतना लालची था ना, कि वो घर पे गया और पूरे घड़े को भूल गया। भूलने का मतलब क्या है, कि 7 जो घड़ा मिला उसको रख दिया, उसके बारे में वो सोच नहीं रहा है। अभी केवल लगातार सोचते जा रहा है 8वां घड़ा के बारे में, कि 8वां घड़ा जो खाली है ना, जो खाली है, ये भरेगा कैसे। अगर ये भी भर जाता ना, तो हमारे पास 8 घड़े हो जाते सोने के सिक्के से भरे हुए। इसको थोड़ा सा मानसिकता इसको समझिएगा, ये आदमी कितना लालची होते जा रहा है। इसको 7 घड़े मिल गए हैं, ठीक है, जिसमें सोने के सिक्के पूरी तरह से भरे हुए हैं। 8वां घड़ा के बारे में सोच रहा है कि 8वां भर जाता ना, इसमें भी पूरी तरीका से सोने के सिक्के आ जाते ना, तो हमारे पास 8 गो हो जाते घड़े। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि टू फील दिस क्विक वाज हिज थॉट। मतलब वो चाह रहा था कि जल्दी से इस घड़ा जो है 8वां, वो पूरी तरीका से सोने के सिक्के से भर जाए, तो उसको जल्दी भरना चाहता था सोने के सिक्के से। ठीक है, द 7 फुल वेसल्स द ही क्लीन फॉरगॉट। ठीक है ना, मतलब जो 7 गो उसके पास जो फूल भरे हुए थे सोने के सिक्के से घड़े, उसको पूरी तरीका से भूल जाता, उसको अब याद भी नहीं रहता है, और केवल 8वां घड़ा के बारे में लगातार सोचते रहता है। ठीक है जी, चलो, वेसल्स मतलब हो जाएंगे घड़े। आगे देखो, द डेमोन डिजायर नाउ मेड हिम मैड। मतलब क्या हुआ, उसके अंदर लालच इतना पैदा हो गया कि वो जो लालच रूपी जो राक्षस था उसको पूरी तरीका से क्या बना दिया, पागल बना दिया। मतलब अब वो लगातार सोच रहा है 8वां घड़ा को भरने के बारे में। अब इसके लिए देखिएगा, वो कोई भी काम करने के लिए, निश्चितता की हर हद तक जाने के लिए वो तैयार हो जाएगा। तो लिखा हुआ है द डेमोन, राक्षस होता है, ठीक ना, द डेमोन डिजायर, ठीक है, नाउ मेड हिम मैड। मतलब ये जो शत्रु रूपी, जो राक्षस रूपी उसके अंदर इच्छाएं थी, उसको पागल बनाने लगी। मतलब वो तरीका से इच्छा के चक्कर में आके पगला रहा है। ठीक है ना, पागल हो रहा है। देखो,
आगे लिखा हुआ है टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय ही बेड। मतलब क्या कहना चाह रहा है ना कि वो अपनी माँ को भूलते जा रहा है, अपने वाइफ को भूलते जा रहा है, अपने बच्चों को भूलते जा रहा है, इन लोगों पे एकदम ध्यान नहीं दे रहा है, मतलब अपने फैमिली से दूर होते जा रहा है। और गुड बाय ही बेड मतलब उनको ऐसे सोए हुए छोड़ दे रहा है। कहने का मतलब क्या है कि 3 बजे 4 बजे 2 बजे ऐसे उठ के अपने घर से वो निकल जाता था रात में, ठीक है ना। देखो तो लिखा हुआ है कि ही रोज बिफोर कॉक क्रो, मतलब कि मुर्गा के बोलने से पहले उठ जाता था वो, ठीक है ना। और उठने के बाद उठ जाता था। पास्ट मिडनाइट ही वर्क, वो आधी रात तक काम करता था। मतलब देखिए आप वो आदमी में चेंजिंग क्या आ गया कि पूरे उस घड़े को भरने के लिए अपने परिवार के अपने बच्चों को छोड़ते जा रहा है, ठीक है। वो आधी रात तक काम करता है और सुबह मुर्गा को बोलने से पहले वो उठ जाता है। मतलब 3 बजे ऐसे 3:30 में या 2 बजे ऐसे उठ जाता है। वो आधी रात तक काम भी करता है और मतलब बहुत कम सोता है, 1 घंटा सोता है और उसके बाद सुबह उठ के सबको सोते हुए छोड़ के अपने परिवार को और उठ के चला जाता है अपने काम पे। और काम किस प्रकार का करता है आगे देखो, तो समझ रहे हो ना। ही रोज बिफोर कॉक क्रो पास्ट मिडनाइट ही वर्कड, आधी रात तक वो काम करता था। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही सर्व्ड, देखो खाना पीना और नींद लेना सोना सब वो छोड़ते जा रहा था, सब त्याग दिया। अब बताइए जो व्यक्ति खाना पीना और सोना त्याग देगा तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका हेल्थ धीरे धीरे गिरना चालू कर देगा, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आप बात समझो यहाँ पे, ठीक है, कि कोई व्यक्ति की शरीर कब ठीक रहती है, जब वो एक प्रॉपर वो नींद लेता है, जब वो प्रॉपर खाना खाता है, ठीक है ना, तब उसकी शरीर ठीक रहती है। लेकिन ये सो भी नहीं रहा है अच्छे से, खा पी भी नहीं रहा है, ठीक है, तो धीरे धीरे बीमार पड़ेगा, इलाजमी है, ठीक है ना। चलो आओ, ठीक है। वैसे भी हम 8 क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्लीप के बारे में, कि अगर आप व्यक्ति प्रॉपर सोता नहीं है तो पूरी तरीक़ा से डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना। उसका कहीं पे भी किसी भी काम में ध्यान नहीं लग पाता है, उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाती है, ठीक है ना, इरिटेशन आ जाती है, ठीक है, और इरिटेट रहने लगता है। आओ, ठीक है, तो देखो ही रेक्ड हिज हेल्थ, उसका जो हेल्थ है ना वो क्या होने लगा, बिगड़ने लगा। मतलब अपना हेल्थ वो बिगाड़ते चला गया, उसका हेल्थ बिगड़ गया। हिज कॉन्साइंस सोल्ड, उसकी जो एक तरह से आप कह सकते हो मतलब किसी भी काम पे कॉन्स्टेंट रहने की जो ताकत थी वो धीरे धीरे क्या होने लगा, खत्म होने लगा। एंड ट्राई ऑल ट्रिक्स टू गैदर गोल्ड, देखो ये कहना चाह रहा है वो व्यक्ति गोल्ड गैदर करने के लिए, यानी कि उस सोना का सिक्का को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, जमा करने के लिए वो हर प्रकार के छल कपट को अपनाने लगा, ठीक है ना। ऑल ट्राइड ऑल ट्रिक्स, उन्होंने पूरी तरीका से छल कपट पे वो आदि इंसान उतर गया ये सोना को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उसका अल्टीमेट जो लक्ष्य था ना वो 8वां घड़ा भरना था सोने के सिक्कों से, ठीक है जी। तो इसके लिए वो क्या किया, वो हर प्रकार के नीच काम करने लगेगा, हर प्रकार के वो वैसा काम करने लगेगा जो हमें एक मनुष्य को शोभा नहीं देती, जैसे वो चोरी डकैती करेगा, लूटपाट करेगा, किसी की मर्डर करेगा, है ना, किसी को कुछ छीनेगा सामान वगैरह, ये सब करेगा। तो देखो वो हर प्रकार के ट्रिक्स अपनाने लगा, नुस्खे अपनाने लगा, जो कि नेगेटिव है। आगे देखो लिखा हुआ है, हाँ जी, ईगर एंड एंग्सियस ही सेमलेसली टुक ईच कॉइन ही कुड क्लच बाय हुक और क्रूक, मतलब उसकी एम्बिशन क्या बन गई, किसी भी तरीका से सिक्का इकट्ठा करना है, ठीक है, चाहे उसके लिए किसी भी हद तक गिरना पड़े, कोई भी काम करना पड़े, किसी की मर्डर ही क्यों ना करना पड़े, हम करेंगे, ठीक है ना। लेकिन हमें गोल्ड कॉइन मिलना चाहिए, ठीक है ना, मतलब कॉइन्स मिलने चाहिए, सोने के सिक्के हमें मिलने चाहिए, ठीक है। अब देखो ईमानदारी से तो कहीं ने आप कभी भी सोने के एक घड़े जो सिक्के हैं इकट्ठा नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके लिए आपको हर एक वो काम करना होगा, ठीक है, जो एक आम इंसान जो है करने के लिए बार बार सोचता है। कहने का मतलब है कि गलत कदम आपको उठाने पड़ेंगे अगर उतने पैसे आपको चाहिए तो, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि हुक और क्रूक का मतलब होता है, ठीक है, बाय हुक और क्रूक मतलब किसी भी कीमत पे, ठीक है ना, किसी भी हद तक वो जा सकता था सिक्का को इकट्ठा करने के लिए, ठीक है जी। अब देखो हार्डर एंड हार्डर ही ट्राइड, मतलब वो ट्राई करते गया, ठीक है, मेहनत पे मेहनत करते चला गया, ठीक है, कोशिश पे कोशिश करते चला गया, बट ही डाइड, लेकिन वो क्या हो गया,
मर गया। अब देखो यहाँ कह रहा कि इंसान मर गया। अब व्यक्ति जो खाना छोड़ दिया, जिसको खाने की फिक्र नहीं है, जिसको पीने की फिक्र नहीं है, जिसको सोने की फिक्र नहीं है, उसका हेल्थ बिगड़ेगा। और जाहिर सी बात, मेहनत भी बहुत कर रहा है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है, इसका नतीजा हुआ कि उसकी तो मौत हो गई। अब देखो अंततः उसकी मौत हो गई। अब बताओ क्या हासिल हुआ उसको? अब बता सकते हैं ना, अंततः उसको क्या मिला? आप कहोगे उसे कुछ नहीं मिला, जो 7 घड़ा था वो भी वैसे ही रह गया। अब उसको एंजॉय उसके फैमिली करेंगे, उसको अपने से क्या हासिल हुआ? कुछ हासिल नहीं हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आप इतना लालची मत बनिए कि अंततः आप अपने को ही खत्म कर ले। ठीक है, ये तो चला गया ना। अब एक व्यक्ति का लालच नहीं करता तो कितने प्यार से, कितने अच्छे से अपने फैमिली के साथ जिंदगी को मौज मस्ती से बिता रहा होता, लेकिन यहाँ तो ये चला गया। ठीक है, इसकी डेथ हो गई। अब इसका जो धन है, इसकी जो संपत्ति है, उसका भोग कौन करेगा? उसके फैमिली वाले करेंगे। ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि उसके फैमिली वाले नहीं समझाते होंगे, बहुत समझाते होंगे, बहुत कन्विंस करते होंगे, लेकिन ये आदमी इतना लालची हो गया था कि अपने लालच में आके किसी भी व्यक्ति की बातों को नहीं सुनता होगा। ठीक है ना। ना तो हर घर में परिवार होते हैं जो कन्विंस करते हैं कि आप गलत कर रहे हो। ठीक है ना। हमें इतनी चीज़ें मिल चुकी हैं कि हम लोग बैठ के भी काम नहीं भी करेंगे ना तो हमारी फैमिली चल सकती है, लेकिन नहीं, इसको तो अल्टीमेट गोल वही था। आगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है बिफोर ही कुड क्वाइट फिल द पॉट, मतलब ये पॉट को भरने से पहले उसकी डेथ हो चुकी थी। ठीक है ना। कितना इकट्ठा कर पाया होगा? मुश्किल से 2 4 5 सिक्के इकट्ठा कर पाया होगा सोना का। ठीक है ना। अब देखो, ग्रीड एंड इंडलेस बट लाइफ इज नॉट, ये कहना चाह रहा है लाइन, जो ग्रीड है, जो लालच है, ये इंडलेस है, कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है ना। लेकिन लाइफ तो लिमिट है ना, लाइफ तो खत्म होगी ना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि लाइफ में आपको लालच नहीं करना है, क्योंकि लालच का कोई सीमा नहीं होता, इंडलेस होता है। ठीक है, लेकिन आपका लाइफ एक लिमिट है, तो अपने लाइफ को आप इस तरह से जीने की कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा उसमें क्या हो, संतुष्टि हो। ठीक है ना, आराम से जिंदगी कटे। ठीक है, चलो देखो, नथिंग इज रॉन्ग विथ हाफ फिल्ड पर्स, कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है कि आपका पर्स आधा भरा हुआ है। ठीक है ना, बस आपके अंदर संतुष्टि होनी चाहिए, उसको फुल भरने के चक्कर में मत रहिए। ठीक है, कि फुल भर जाएगा तब हम इस खर्चा करेंगे या जिंदगी हमारी अच्छी से कटेगी, नहीं। हो सकता है कि उसको फुल भरने से पहले आप दुनिया में ही नहीं रहें। ठीक है, तो जितना है उतने में आप थोड़ा संतुष्ट रहना सीखो, इंजॉय करना सीखो। हाँ, एक हद तक ठीक है कि आदमी की आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा अगर आप पाने की कोशिश करोगे ना तो आपका भी हस्त ढंग से होगा, जिस आदमी को जो आदमी के साथ हुआ। ठीक है ना। चलिए आइए नेक्स्ट देखिए सर, लिखा हुआ है कि टिस द वॉइड इन द हार्ट डेट इज द कर्स। ठीक है, मतलब ये वही बात कहना चाह रहा है कि अपने थोड़ा सा अपने ऊपर पाबंदियाँ लगाइए। ठीक है, और अपने आप को एक लिमिट में रखिए, तब आप संतुष्ट रह पाएंगे और आपकी जो ज़िंदगी है ना वो अच्छे से कट पाएंगी। ठीक है, तो ये आपका क्या था जी, ये आपका पोएट्री था। तो बहुत अच्छा पोएट्री था, एक तरह से ये इन्फॉर्मेटिव भी था, ये हम लोगों को सिखाता है। ठीक है, कि इंसान को ज़्यादा अपनी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो उस खुद वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि इच्छाएं ही दुख के कारण होती हैं। जितना पीछा बढ़ाओगे उतना बेचैन रहोगे। ठीक है, तो इस पे आप रिस्ट्रेन लगाओ, इस पे पाबंदियां लगाओ। ठीक है, और अपने ज़िंदगी को आप एक लिमिट, जो ज़िंदगी है ना उसको हम अच्छे से काट सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो हमें लगा हम कि आप लोग समझ पाए होंगे और इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा करवा दिया जाएगा आप लोग को। ठीक है जी। चलिए, तो एक चैप्टर हम लोगों ने आज खत्म कर लिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे देखोगे, हमें उम्मीद है कि आपकी रिस्पांस बहुत अच्छी होंगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू।